हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं कुछ आगे की जानकारियाँ तरंग के बारे में। और यहाँ पर एक उदाहरण है। सबसे पहले उदाहरण को मैं ऐसे ही आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, नॉटिंग मैथ, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। कह रहा है कौन से प्रकार की तरंग है, बताइए। तो सबसे पहले लिखा है लंबी कुंडलित कमानी के एक सिरे को एक और विस्थापित करने पर उस कमानी में किसी विभंग यानी ऐंठन जो है की गति। तो पृष्ठ में गति, सरफेस में गति, जैसे हमने कहा था भाई पानी के सरफेस में गति, या खिंचे हुए तार में, डोरी में, तानित डोरी में गति, तो ये उस तरह का मामला है। तो क्योंकि माध्यम में अंदर तरंग नहीं जाती है, तो बल्कि ऐंठन की वजह से पृष्ठ में ये डेवलप होती है, पृष्ठ में विकसित होती है, तो तरंग हो गई अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, पानी के सरफेस में भी, यानी अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है कि जो कंपन है, कंपन की जो दिशा है या कंपन विस्थापन की जो दिशा है वह तरंग की चलने की दिशा के लंबवत हो, तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर हो। इसके बाद दूसरे में क्या, दरवा से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंगें। तो पिस्टन में क्या होता है कि देखिए, पिस्टन में पानी की जो बाउंड्री है, पानी का सरफेस है, वो खुला हुआ नहीं है। देखिए, एक पानी वो है जो तालाब में भरा है, एक पानी वो है जो तालाब में भरा है, एक पानी वो है जो पिस्टन से सिलेंडर में बंद है। अब पिस्टन वाले पानी को पिस्टन से हिला रहे हैं सिलेंडर वाले को, तो उसमें पृष्ठ नहीं है, उसका वह पृष्ठ नहीं है जो अपनी मर्जी से कंपन कर सके। यानी ये द्रव के अंदर या पानी के अंदर ही तरंग बनेगी, और पानी के या माध्यम के अंदर अगर तरंग बनेगी तो वह होगी अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, तो यानी बी का हो गया अनुदैर्घ्य तरंग। अब सी में जल के पृष्ठ पर चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे। तो ये बिल्कुल सही बात हो गई। मान लीजिए हम ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दें, तो पत्थर से क्या होगा, पानी में, पानी के पृष्ठ पर लहर पैदा होगी। तो लहर में कंपन जो होता है वह लंबवत होता है, और एनर्जी या ऊर्जा बढ़ती है आगे की तरफ, तो ये हो जाती है अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अगर फिर देखें कि जहाँ हमने पत्थर फेंका था उस पत्थर के नीचे कोई जानवर था, कोई मछली थी या कोई चीज़ थी, वो वहाँ से भाग जाएगी। तो यानी अंदर जो पानी में गई है तरंग, वह माध्यम के अंदर गई है, वह है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों बन गई। तो यानी अगर पृष्ठ द्रव का खुला है, जैसे पानी है या कोई भी द्रव है, उसका पृष्ठ खुला है, तो उसमें अगर सरफेस में कोई हलचल करते हैं, अगर उसके पृष्ठ में कोई हलचल करते हैं, तो दोनों तरह की तरंगें बन जाती हैं। जो पृष्ठ पर चलती है वह होती है अनुप्रस्थ, और जो अंदर जाती है वह है अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन अगर द्रव में अंदर ही अंदर कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पनडुब्बी है जो बिल्कुल पानी में डूबी हुई है, पनडुब्बी समझ रहे होंगे, पानी में डूबी हुई कोई चीज़ होती है, सेना, जल सेना वाले रखते हैं, और दूसरी किसी पनडुब्बी तक सूचना पहुंचानी है या तरंग पहुंचानी है, तो ये सरफेस पे नहीं आएगी, ये पानी के पृष्ठ पे नहीं आने वाली, ये पानी से पानी में ही जाएगी। तो ये कैसी होगी, अनुदैर्घ्य तरंग, यानी माध्यम के अंदर संचरण करने वाली तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, अब इसके बाद किसी कंपायमान क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा वायु में उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगें। तो वायु में उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगें वायु में उत्पन्न की गई हैं, ध्वनि तरंगें हैं। ठीक, तो ये कैसी हैं, ये तो अनुदैर्घ्य होंगी, क्योंकि भाई वायु में, वायु तो माध्यम है, और वायु में तो अनुप्रस्थ तरंग वायु के कारण तो बनती नहीं है। वायु में जो है, वायु दबती है, खुलती है, दबती है, खुलती है, तो इसमें क्या होगा कि अनुदैर्घ्य तरंग ही इसमें बनती है। यानी कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट कर दी थी मैंने पिछली क्लास में भी कि माध्यम के अंदर अगर कोई तरंग बनती है, चाहे वो कैसा भी माध्यम हो, वो अनुदैर्घ्य तरंग ही होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अगर किसी माध्यम के पृष्ठ पर बनती है, जैसे खिंचा हुआ तार है, मान लीजिए धातु का कोई खिंचा हुआ तार लेते हैं हम, सामान्य इसे बोल देते हैं सोनोमीटर तार, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग बनती है। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठ महत्वपूर्ण है, इसमें तनाव है, वो पृष्ठ महत्वपूर्ण है, पृष्ठ हिलता है पूरा। भाई कोई तार हिलेगा तो तार का पूरा पृष्ठ हिलेगा, तो जहाँ पृष्ठ हिल सकता है वहाँ अनुप्रस्थ तरंग बन जाती है। तो खिंचे हुए तार में या तानित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग बन जाती है। और अगर अंदर जाए माध्यम में, चाहे लोहे में जाएं, चाहे पानी में जाएं, चाहे किसी गैस में जाएं,
तो अनुदैर्ध्य तरंग ही बनती है। और अगर पृष्ठ में बना लें, चाहे पानी के पृष्ठ में बना लें, चाहे डोरी के पृष्ठ में बना लें, तार के पृष्ठ में बना लें, खिंचे हुए तार में बना लें, तो अनुप्रस्थ ही बनती है। तो बात क्लियर हो गई, कौन कौन से केस में अनुप्रस्थ बनती है, यानी पृष्ठ पर द्रव्य के और खिंचे हुए तार में। इसके अलावा सब जगह क्या बनती है, अनुदैर्ध्य बनती है, क्योंकि माध्यमों के अंदर जो बनने वाली तरंग है वह अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यानी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई और बिल्कुल याद हो गई होगी तुम्हें कि कौन सी तरंग कहाँ बनती है। ठीक, अब मैं लेता हूँ परागामी तरंगों में विस्थापन संबंध। अब मैं इस बारे में समझाता हूँ, उसके बाद इसका एक उदाहरण है, फिर वो करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल ही बढ़िया सा एक टॉपिक आ गया, थोड़ा गणित तुम लोग मतलब गणित पे आगे बड़ा फंसता है बच्चों का मामला। 11वीं में एक्चुअली जो सामान्य गणित होता है, मतलब जिसे कहते हैं जनरल मैथमेटिक्स, वो बड़ा कमज़ोर होता है। टॉपिक गणित के चैप्टरों से जा कर के पढ़ लिया, या मान लीजिए कुछ ट्यूशन वाले टीचरों ने भी बढ़िया बना रखा है बच्चों का प्रोग्राम, जो है बेचारा बच्चे जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपा ली गई, परिणामी कैसे, त्रिकोणमिति बहुत सारी छिपा ली जाती है। और क्या होता है, गणित में हम टाइम पास कर सकते हैं, गणित में आप टाइम पास कर सकते हैं, छोटे छोटे सवाल कराते रहो, ले बेटे होगी तेरी क्लास, अब जा घर और दे दे फीस इधर। ठीक, वही कहानी होती है। कुछ लोग अच्छा भी पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना मामला है। चलिए, यह आ गया 15.3 परागामी तरंगों के विस्थापन संबंध। तरंगों के विस्थापन संबंध, ठीक है नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव, परागामी ट्रैवलिंग वेव, यानी चलने वाली तरंगों के विस्थापन संबंध। तो एक सामान्य सी तरंग मान लीजिए, मान लेते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक जो दी है उसी को मान लेते हैं, बाकी समीकरण तो हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं भाई किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको खोल के देखेंगे फार्मूले को। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया, तो खोल के देखेंगे उस फार्मूले को, समझ लेंगे उस चीज़ को। देखो कैसे, इन्होंने कहा वाई अक्ष पर अगर कण का विस्थापन है, मान लीजिए वाई अक्ष पर कण का विस्थापन है, ऐसे ऐसे दिखा दिया जाए, और तरंग का संचरण मान लीजिए एक्स अक्ष पर है, समय लगा हुआ है, इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक, तो ये लिखी हुई है ए साइन, छोटा ए लिखा हुआ है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे लिखी हुई है। जनरली हम क्या करते हैं मालूम है, हम ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देते हैं, दैट इज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दूँ तो इससे यहाँ के आयाम या विस्थापन पर फर्क पड़ता है। अब देखो इन दोनों की तुलना करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये चित्र बना दिया, मान लीजिए ये चित्र किसका है, ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स का। अगर आगे की तरफ तरंग जा रही है मान लीजिए प्लस एक्स में, तो ये है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये दी जाएगी। देखो ऐसे हो गया ये। अगर मान लीजिए मैं इसमें इसे बदल देता हूँ, सपोज करो मैं इसे बदल देता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक, तो ये बस कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें, इसके जो आयाम है विस्थापन है वो ऐसे हो जाएंगे, तो नीचे की तरफ से चलेगी, यानी टाइम बढ़ने पर नीचे की तरफ चले, यानी ये विस्थापन देखो उल्टा हो गया, माइनस लग गया ना बाहर, तो ये आ गया। तो इसके और इसमें क्या फ़र्क है, 180 अंश का कला अंतर है, पाई का कला अंतर है। तो शुरू में जो मान के चले हम उसी से कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से कर लेंगे। ये दे रखा है देखो यहाँ पे, ठीक, तो इसी के अनुसार कर लेंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे, ये लो। यानी चित्र भी हमारा सही होना चाहिए थोड़ा सा, जो कि मिलता जुलता हो। देखो ये मैंने वाई लिख दिया, ठीक, और तरंग के चलने की दिशा ये लिख दी मैंने, ये है प्लस एक्स, ये चित्र पे दिखा दिया मान लो सपोज। और चूंकि कोई कलांतर है, कोई फाई है, तो फाई को भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। देखो अगर मान लीजिए मैं फाई दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ। देखो ये लो, ये हो गया, लो देखो यहाँ देखो कुछ विस्थापन आ गया थोड़ा सा, ये देखो ये रहा, बिल्कुल 0 0 से शुरू नहीं हुआ है,
तो थोड़ा सा विस्थापन दिखा दिया, किसकी वजह से है? फाई की वजह से, प्रारंभिक कला की वजह से है। तो ये दो तरीकों से लिखी जा सकती है। इसका जो लिखने का तरीका है वो दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। वो हमें समझना है क्योंकि इस पर सवाल बन जाता। अब मान लीजिए जो इतनी चीज़ है, देखो ये वाली चीज़, ये इसे मैं कुछ मान लेता हूँ, मैं इसे मान लेता हूँ अल्फ़ा। अब मैं मान लेता हूँ इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वस टू अल्फ़ा, ये मान लेता हूँ, सपोज करिए मैं। तो ये समीकरण मेरा कैसा बन जाएगा फिर? y इक्वस टू ए साइन अल्फ़ा प्लस फाई, ऐसा बन जाएगा। और साइन के सूत्र से मैं इसे खोल देता हूँ। मेरे पास एक साइन का सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी। ये सूत्र ज़्यादा ये सब के लिए ज़रूरी होता है। गणित वाले पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी वाले बोलते सर ये सूत्र कहाँ से लग गया। तो दैट इज बेसिक त्रिकोणमिति, ज़रूरी है थोड़ी सी बायोलॉजी वालों के लिए भी। और जब बायोलॉजी में बेसिक मैथ को छिपा कर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो यही वो समस्या होती है, इससे बायोलॉजी का बच्चा अटका रहता है। हमें वहाँ वो चीज़ बतानी पड़ेगी, ये जिसमें ये मैथ लगा हुआ है, बच्चे को बताओ यार। तो ये चीज़ आ गई। अब लिखते हैं आगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये जो फॉर्मूला लगा है देखो, ये यहाँ लगा देते हैं। तो जो ए है बाहर, इसे छोड़ देते हैं। ए साइन अल्फा कॉस फाइव प्लस कॉस अल्फा साइन फाइव, ये आ गया देखो कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके बन गया। अब इसके बाद ये ब्रैकेट खोल के देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। तो ए साइन अल्फा कॉस फाइव प्लस ए कॉस अल्फा साइन फाइव, ये मिल गया हमें। अब इसे हटा देते हैं, तो आप समझ गए। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ अल्फा को कुछ माना था तुमने, ये रहा, देखो ये तरंग का समय पर निर्भरता, यानी तरंग समय पर कैसे निर्भर करती है या एक्स पर निर्भर कैसे करती है। दैट इज़ कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये कोई अचर पद नहीं है, ये क्या है, बदलने वाली चीज़ है। तो इसको यहाँ वापस इसमें डालते हैं फिर। तो ये हो गया, देखो ये जो cos 5 है ये यहाँ अचर है, इसे क्या कह रहे हैं? इसे कहते हैं प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज। तो ये तो ठीक है, ये तो नहीं बदलेगा भाई, प्रारंभिक कला थोड़ी बदलेगी, जो भी शुरुआत हुई होगी ये तो वही रहेगा। अब आगे चलते हैं, तो ये लिख देते हैं a cos 5, a cos 5 को मिला के लिख देते हैं और साइन अल्फा को वापस डाल देते हैं। साइन अल्फा क्या था? ये था के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ गया। देखो ये पहले वाला पद हो गया। दूसरे पद में लेते हैं a साइन 5, a साइन 5 और कॉस अल्फा को वापस डाल देते हैं, ये हो गया कॉस अल्फा क्या था? के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये जो a cos 5 है या a sin 5 है, इनको कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे छोटे में लिखना चाहता हूँ, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं छोटे में लिखना चाहता हूँ, इसको भी कुछ छोटे में लिखना चाहता हूँ। ठीक, तो क्या मिलेगा मुझे? मैं लिख देता हूँ इसको, देखो a cos 5। ठीक, साइन का पद है, इसको मैं a लिख देता हूँ, बड़ा a कर देता हूँ, इसको मैं बड़ा a कर देता हूँ। ये लो, ये मैंने बड़ा a लिख दिया। ठीक, और a साइन 5 को क्या लिखूँ? इसको b लिख देता हूँ। ठीक, यानी a साइन 5 दैट इज b हो गया। ये चीज़ आ गई, सपोज करो। अब इन दोनों को से मैं कुछ निकाल सकता हूँ। देखो मान लीजिए मैं इन दोनों को भाग कर दूँ तो क्या मिलेगा? a cos 5 a sin 5 मुझे मिलेगा cot 5 और ये मिलेगा a बटे b। दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे इसके ये तो कट जाएगा, तो ये cot 5 मिल जाएगा मुझे। उल्टा कर दूँ तो tan 5 भी मिल जाएगा। हम मान लीजिए tan 5 चाहता हूँ मैं, तो tan 5 मिल जाएगा मुझे b बटे a। यानी वो प्रारंभिक कला b और a के पदों में आ गई है। अब यहाँ से मुझे 5 भी मिल जाएगा, ये देखिए tan इनवर्स b बटे a, ये आ गया। तो मतलब ये गणितीय निरूपण है। और देखो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या लिखा a, इसको मैंने क्या लिखा b। तो अब मैं इसे ठीक कर देता हूँ। देखो नीचे ये हो गया a साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आ गया। ये तरंग का समीकरण जो है एक दूसरे रूप में आ गया। इसमें साइन वाली चीज़ अलग हो गई और कॉस वाली चीज़ अलग हो गई, यानी दो तरंगों का ये परिणामी भी हो सकता है। हमारे पास एक तरंग है बी कॉस के एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा टी वाली, एक तरंग हमारे पास साइन वाली है। तो दो तरंगों का परिणामी हो रहा है, तो बीच में कहीं जो परिणामी तरंग है वह चल रही है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी एक तरंग के दो घटक हैं। अब मान लीजिए कोई तरंग x और y के बीच में चल रही है, ऐसे चल रही है, देखो ऐसे यहाँ चल रही है मान लीजिए, ठीक। तो इसका एक घटक इधर को, एक घटक इधर को, विस्थापनों के घटक, क्योंकि विस्थापन होता है वेक्टर में, तो भाई वेक्टर में तो विस्थापन ही होता है, तो विस्थापन के घटक। अब घटक बनाने का तरीका क्या है, वही पुराना तुम्हारा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य गति वाला। मान लीजिए मुझे एक विस्थापन यहाँ देना है, मैं कोई विस्थापन देना चाहता हूँ, मान लीजिए विस्थापन के घटक भी एक बार दिखा थोड़ा सा। मान लीजिए मुझे घटक बनाना है ऐसे, ये कोई विस्थापन है और ये कोई कोण है थीटा, तो इधर कौन होगा, इधर होगा ए कॉस थीटा, इधर होगा ए साइन थीटा। यानी थीटा के पास वाला कॉस होता है, उसके लंबवत साइन थीटा होता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा गणित होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि फिजिक्स का टीचर अच्छा गणित जानता हो, क्योंकि उसका काम है बच्चों को बताना। अब बच्चे का फिजिक्स मतलब अच्छा हो जाए, इसके लिए कम से कम गणित की इतनी जानकारी जरूर दे दी जाए बच्चे को कि उसके फॉर्मूले नहीं फंसे, उसके फॉर्मूले क्लियर हो जाएं। जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट लिख देते भाई ये तो ये होता है, तो ये होता है, चलो खत्म हो गई बात। बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि याद करना पड़ता, भूल भी जाते इसको हम, ठीक। तो कुल मिला के ये देखिए कला भी, प्रारंभिक कला भी इसमें प्राप्त हो गई। यानी अगर हमें सवाल में ये चीज़ दे रखी है, मान लीजिए सवाल में हमें ये दिया हुआ है, देखिए, तो इस चीज़ से हम ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी परिणामी आयाम भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब ये परिणामी आयाम कैसे प्राप्त होगा, ए का मान कैसे प्राप्त होगा, देखो इसी से प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए ये दो चीज़ें देखिए हमारे पास, ठीक। मैं इनका वर्ग करके जोड़ देता हूँ, यानी मैं जोड़ता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ जोड़ देता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इसके इक्वल क्या हो रहा है देखिए ज़रा, दाएं पक्ष पे जाके देखें, राइट हैंड साइड पे जाके देखें इसकी, तो इसके इक्वल क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर तो ए का वर्ग हो गया, बी का वर्ग हो गया, ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ तक की चीज़ को देखेंगे, देखिए ऐसे, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो कितना हो गया ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये तो एक होता है, तो 1 लिख दिया, तो खत्म हो गई बात। ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान भी आ गया ए और बी के पदों में, यानी छोटे ए का मान, जो कि परिणामी आयाम के पदों में यहाँ मुख्य समीकरण में लिखा गया था, जो मेन समीकरण था पहले वाला, उसमें जो लिखा गया था, ठीक। तो ये चीज़ भी आ गई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया, निकल के आ गया, ठीक। तो कुल मिला के इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। अब इस पे एक उदाहरण भी ले लेते हैं, उदाहरण से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी हमारी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई तरंग जो है मान लीजिए कोई तरंग जो है इस तरीके से लिखी हुई है। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं, देखो इसी पे ले रहा हूं बिल्कुल सेम। मान लीजिए कोई तरंग ऐसे लिखी हुई है, 3 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और 4 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, बिल्कुल उसी की तरह, बिल्कुल पहले वाला मामला है, बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, ठीक। तो यहाँ पूछा है कि साहब परिणामी आयाम क्या है, सवाल पूछे इन्होंने। पहला पूछा कि परिणामी आयाम क्या है,
ये पूछा। दूसरी चीज़ में इन्होंने एक चीज़ और पूछी कि साहब प्रारंभिक कला क्या है, प्रारंभिक कला, यानी यहाँ पे इन्होंने पूछा है 5 और यहाँ परिणामी आयाम में पूछा है इन्होंने a, ठीक। और एक चीज़ और पूछी कि भाई तरंग का समीकरण क्या है, तरंग का समीकरण भी पूछा, तरंग का समीकरण क्या है। ये सवाल इन्होंने खड़े कर दिए साहब, ठीक है। अब अपने तरीके से तुम इसे कर लो, अगर तुम पिछली कहानी समझ गए हो तो अपने तरीक़ों से इसे कर लो आप, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आया, मुझे कुछ चीज़ भूल गया हूँ मैं, ये ले लिया मैंने, है ना। ओके डन, आ गया बस। अब मैं करूँगा, देखो तुम लोगों ने कितना सोचा मुझे मालूम पड़ेगा अभी। ये लो मैं आ गया, ठीक है, ये आ गया। दैट इज़ कि थोड़ा बोर्ड ज़रा सफ़ेद हो रहा है, इसको ठीक करूँगा मैं, तुम लोग सॉल्व करो और बिल्कुल जल्दी ना करें पढ़ने में। हाँ मिस कॉल, कौन है भाई, देखते हैं क्या मामला है। मिस कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, कॉल रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो के अंदर। सर बात करते हो क्लास में, आप क्या बात करते हो सर? अभी क्या बात करूँगा तो पता चलेगा, देखो। हाँ बताओ सुमित, बताओ। मैं रिकॉर्डिंग में हूँ इस टाइम, कैमरा ऑन है, बताओ। सर मैं थोड़ा मतलब 2-3 मिनट लूँगा सर आपके। बताओ। सर 5 मार्च को सर मेरा फाइनल पेपर है, तैयारी हो गई सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब सर 2-3 सैम्पल पेपर दे देते सर। आज रात को बात करते हैं। अच्छा मैं जरा रिकॉर्डिंग निपटा लूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप कॉल करोगे फिर सर? हाँ मैं कर लूँगा अपने आप, थोड़े। ठीक है सर, वेट ओके कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। पेपर है, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा है ये। अगर सर कुछ सैंपल पेपर एक आध दे दो बना के, तो रात में फिर मैंने कहा चलो बात करके आपको बताते हैं। अच्छा मैंने देखा है कि YouTube पे वीडियो बहुत स्किप होता है। अच्छा टाइम पास कर रहे हो, लो आगे बढ़ो, टाइम पास कर रहे हो, लो आगे बढ़ो। पूरे 40 मिनट के वीडियो को बच्चा 5 मिनट में देख लेता, बड़ा ज्ञान हो जाता है यार। 40 मिनट का वीडियो, 45 मिनट का 1 घंटे की क्लास 5 मिनट में बच्चा देख लेता है, और 5 मिनट में उस वीडियो के अंदर सब कुछ निकाल लेता है वो, मैजिक, जादू। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। आपका काम था कि आप इसे सॉल्व करते, इसके सारे उत्तर आपने फटाफट फटाफट मिला दिए होंगे, है ना। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ओके डन। हाँ तो देखो यहाँ पे ये A है, ये B है, तो लिख देते हैं कि साहब ये A की जो वैल्यू है वो 3 है और B की वैल्यू 4 है। सिंपल। तो परिणामी आयाम आ रहा है, देखो ये आ रहा है A² और B² से। तो ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो पक्का मैंने दिया ही था ऐसा, ये 5 आ रहा है। इसके बाद कौन आ रहा है, tan phi। tan phi कितना हुआ करता था, वो होता था B/A। तो phi आ रहा है tan इनवर्स B/A, यानी 4/3। ठीक, दोनों बातें आ गई। इसके बाद ये तो निकल गए पहले दूसरे तो, ठीक। अब समीकरण, तरंग का समीकरण, 2 बातें आ गई, देखो परिणामी आयाम आ गया। अब यहाँ जाएगा तरंग का समीकरण। तो y = 5 sin kx माइनस ओमेगा टी। इसी तरीके से लिखेंगे kx माइनस ओमेगा टी, जैसे ये लिखा है, क्योंकि चीज़ तो यही है ना भाई, चीज़ तो यही है, चलना तो इसी के हिसाब से। उसके बाद प्लस फाई, यहाँ क्या दिखते हैं अपन, फाई। तो फाई का ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ठीक। तो इसको पूरा करके दे देंगे 5 sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 10⁻⁴/3। देखो 5 साइन के एक्स, ये फाई की वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि यार फाई छोड़ दो, यहीं पे फाई को लिख दो, ये है नहीं, ऐसे नहीं बनेगी बात। उसको यहाँ लिखना है अंदर, उसका मान निकल गया ना पूरी तरह, उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 10⁻⁴/3, तो वो यहाँ लिख के आनी है हमें। ठीक, तो दैट इज, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक हो गया, चलिए। ओके, आ गया मैं अगली क्लास में, और चैप्टर चल रहा है हमारा तरंगे। तरंगों की चाल पर बेसिकली ये लेक्चर होना है हमारा। तरंगों की चाल पर, किस माध्यम में तरंग की चाल कैसी होती है और उसका क्या सूत्र होता है। विस्थापन के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में, और यहाँ पर एक उदाहरण भी है जो कि किसी डोरी में, ठीक, कोणीय तरंग संख्या बताई गई है कि 2π/λ। आवर्तकाल कोणीय आवर्ती तरंग के समीकरण से कैसे निकालते हैं, ये भी चीज़ आई है। इसको उदाहरण है सिंपल सा, ऐसे कई उदाहरण आएंगे, दैट डोंट मैटर। पर फोकस करते हैं कि जो परगामी तरंग की चाल होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, और समीकरण से उसे कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि ये बात हम कर चुके हैं कि समीकरण से उसे कैसे निकाल सकते हैं। समीकरण में ω/k होती है उसकी वैल्यू। खींची हुई डोरियों में, द्रवों में, ठोसों में, है ना। ये जो है यहाँ इस चैप्टर पर गैसों में, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। और ये फिर उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, ये भी हम कर देंगे। उसके बाद है तरंगों का अध्यारोपण, इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, तो पहले हम इस लेक्चर को ले लेते हैं। ओके, डन। और ये देखिए रखी मैंने किताब, और शुरू करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं इसका, और लिखते हैं तरंगों की चाल या तरंग की चाल। तरंग की चाल मतलब स्पीड ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण में से ही निकाल देते हैं। मान लीजिए हम कोई तरंग का समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले तो इसका हेडिंग लिखते हैं तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। कैसी वेव है? परगामी तरंग। परगामी तरंग यानी जो चल रही है, यानी ऊर्जा माध्यम में चल रही है। माध्यम में चलने वाली ऊर्जा की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं पढ़ते। प्रकाश तरंगे जो होती है ना, वो बिना माध्यम के भी चल जाती हैं। देखो प्रकाश जो है बिना माध्यम के भी चल जाता है, ठीक, उसकी बात नहीं कर रहे। हालांकि फॉर्मूले उसमें भी यही लगेंगे, कोई चिंता नहीं, सूत्र सारे ऐसे ही लगते हैं उसमें भी। बट बात कर रहे हैं यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगों में तुमने 2 तरंगे पढ़ रखी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ के अलोंग वाइब्रेशन, जिस दिशा में तरंग चलती है उसी दिशा में दोलन करते हैं माध्यम के कण। और अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव, जिस दिशा में तरंग चलती है, यानी तरंग यानी ऊर्जा जाती है, चलती है, उसके लंबवत दिशा में कण कण कण। ठीक है, तो पहले मान लीजिए मैं कोई विस्थापन लिख दूं, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरे तरीके से भी लिख देता हूँ मैं इसको, या कर दूँ, या वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये भी लिखा होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये जो दिशा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ये एक दिशा तो एक ही है, लेकिन
आयाम इसमें उल्टे हैं भाई। इसे देखेंगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, देखो ये नंबर माइनस का है और ये यहाँ ये माइनस का, ये प्लस का है। ठीक, यानी अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये वाला y माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। ठीक, यानी ये जो चीज़ हो रही है ओमेगा टी माइनस के एक्स के हिसाब से मतलब देख रहे हैं तो -12 आ गया, और ये फाइव प्लस फाइव के बजाय माइनस में आ गया। इसे तुम कहते हो प्रारंभिक कला। ठीक, अब तरंग संख्या इसमें कहाँ है, वेव नंबर इसमें कहाँ है। तरंग संख्या की बात करें तो ये जो k है इसे ही कह देते हैं। व्हाट इज़ k, तुम जानते हो k कितना होता है, 2π/λ। इसे कह देते हैं तरंग संख्या। इस तरंग संख्या से क्या मिलता है तुम्हें, बताओ क्या मिलता है। इस तरंग संख्या से तुम्हें मिल जाती है ये लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ, वेव की लंबाई, यानी वह दूरी जो तरंग एक दोलन काल में चल जाती है। यानी जब तक माध्यम के कण एक दोलन पूरा करते हैं उस समय में तरंग कितनी दूर चली जाती है, यानी माध्यम में ऊर्जा कितनी दूर चली जाती है, यही होती है तरंग दैर्ध्य। ठीक, अब बात आती है तरंग की चाल। तो तरंग किस दिशा में चल रही है, देखो तरंग यहाँ चल रही है, चाहे इसमें देख लें चाहे इसमें देख लें, तरंग चल रही है x अक्ष पर। तो तरंग की चाल यानी v होना चाहिए dx/dt। अगर ईमानदारी से बात करें तो ये होना चाहिए dx/dt होना चाहिए। और ये अचर है, क्या होता है ये तरंग के लिए, ये अचर होता है, यानी ये कांस्टेंट होता है। किसी भी माध्यम में तरंग की चाल कांस्टेंट बनी रहती है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये चीज़, भाई इसे उठा लूँ, मान लीजिए मैं साइन के अंदर, देखो ये पूरा कोण है, टोटल सब कोण है। भाई साइन के अंदर क्या लिखा जाएगा, कोण ही लिखा जाएगा, एंगल ही लिखा जाएगा। इस पूरे के पूरे को उठा लूँ अगर मैं यहाँ से, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसे मैं कोई अचर पद कर दूँ सी। क्या कर दिया मैंने, अचर। इसकी कोई भी वैल्यू कर दूँ अचर, किसी भी टाइम पे कहीं भी इसकी कोई वैल्यू कर दूँ अचर। ये कोण जो है किसी समय पे अचर है। अब सवाल ये कि ये कोण मैंने किसी समय पे अचर कर दिया, सपोज करिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाल पर। कह जी आप इसे बदलता हुआ ले लो, अचर ले लो, कुछ भी ले लो, दैट इज नॉट मैटर, चाल वही रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसको अचर कर लिया, सी कर लिया। अब मैं इसका अवकलन करता हूँ, देखो के एक्स का dx/dt माइनस ओमेगा dt/dt प्लस ये फाई है, ये क्या है, ये अचर है, कांस्टेंट है, ये भी प्रारंभिक कला है, ये भी कांस्टेंट है। इसके बारे में मैंने बात की भी थी कि शुरुआत में जब कोई तरंग किसी माध्यम में बनना शुरू होती है तो समय 0 पर या x 0 पर उसका विस्थापन कितना है उसके हिसाब से ये चीज़ बता देती है। इसे कहते हैं प्रारंभिक कला। तो इसका अवकलन 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, क्योंकि ये भी अचर मान लिया मैंने। इसके बाद अगर देखूँ यहाँ से मैं, तो के dx/dt क्या हो गया v, और dt/dt हो गया 1, तो ओमेगा 0। तो कितना आ गया v आ गया ω/k। ये क्या हो गया, माध्यम में चाल मिल गई समीकरण से। अब यहाँ एक उदाहरण है, उसे कर लेंगे, या सिंपली मैं आपको एक उदाहरण लिख दूंगा, उसमें से निकाल लेना सारी चीज़ें, या फिर ऐसे कहीं सवाल आते हैं उसमें कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यानी समीकरण से ω/k ही, ओमेगा वो पद है जो समय के साथ लगा है, टी के साथ जो लगा है ये ओमेगा, और एक्स के साथ जो लगा है वो k है। ठीक, अब चलिए देखते हैं समीकरण से तुम चाल निकाल पाते हो कि नहीं। चलिए, तो यहाँ 3 सवाल मिलेंगे आपको। पहला सवाल मिलेगा उदाहरण नंबर 1, और दूसरा सवाल मिलेगा बच्चों उदाहरण नंबर 2। ठीक, और ये हो गया उदाहरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए हमने लिखा x इक्वल्स टू 2 साइन
20t माइनस 0.5x प्लस π/3 x नहीं y। ठीक, ये देखो, ये लिख दिया मैंने ऐसे। ये पहला लिखा मैंने, जहाँ x और y सेंटीमीटर में है तथा t सेकंड में है। ठीक, क्या बताना है? तरंग की चाल बताओ। ये लो, सब में तरंग की चाल बताओ। इसे तुम करो, तब तक मैं अगला लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू 0.02 कॉस 50x माइनस 10t माइनस π/3। ये लिख दिया मैंने, देखो सिंपल। इसमें भी तुम्हें तरंग की चाल बतानी है। इसमें x एंड y किस में है? मीटर में है, और t यानी समय सेकंड में है। इसे भी कर दो फटाफट। इसके बाद x इक्वल टू -5 साइन 0.003 z प्लस 20t प्लस π/4। ठीक, इसमें भी वही करना है। x एवं z जो है वो है मिलीमीटर में है। किसमें है? मिलीमीटर में है। टाइम सेकंड में है। ठीक, ओके। क्या बताना है? तरंग की चाल। सभी में तरंग की चाल बतानी है। ठीक, अब जो कुछ कन्फ्यूजन होता है समीकरण देख के, सर ये तो सिंपल सा था, ये तो हमने पता कर लिया, अब इसमें हम कैसे ढूंढें? अब देखिए, सबसे पहली बात होती है तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा यहाँ होती है, ये होती है तरंग संचरण की दिशा। यहाँ से पता लगेगा, यानी तरंग कौन से अक्ष पे चल रही है? y अक्ष पे। ये तरंग कौन से अक्ष पे चल रही है? x अक्ष पे। ये तरंग कौन से अक्ष पे चल रही है? z अक्ष पे। ओके, अब आता है तरंग के कणों का विस्थापन किस अक्ष पे बताया गया। यहाँ पे माध्यम के कणों का विस्थापन किस अक्ष पे बताया गया। इसमें कहाँ बताया गया? x अक्ष पे। इसमें कहाँ बताया गया? y अक्ष पे। इसमें कहाँ बताया गया? x अक्ष पे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो विस्थापन का अक्ष है और ये जो तरंग की दिशा का अक्ष है, ये लंबवत होंगे। इनको लंबवत बताते हैं, लंबवत दिखाते हैं। ठीक, जरूरी नहीं अनुप्रस्थ तरंगों या अनुदैर्ध्य तरंगों, दोनों में ही समीकरण लिखने का यही तरीका होता है। अब आइए, अब देखते हैं साहब कि तरंग के संचरण की दिशा और उसकी चाल कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास? देखो, ये हमारे पास ये अंदर की चीज़ होती है, ये रही, ये वाली चीज़। हमें इसका अवकलन करना होता है। ठीक, उससे हमें दिशा भी मिलती है और चाल भी मिलती है। तो इसे लिख लेते हैं, देखो। ठीक, हल करते हैं इसका। इसे लिखा मैंने 20t माइनस 0.5 y प्लस π/3, और मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया c। अगर तुम चाहो कांस्टेंट लेना है c, अचर लेना ले लो, नहीं तो इसको 0 ले लो, क्योंकि 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, अवकलन करेंगे तो ये 20 dt/dt माइनस 0.5 dy/dt, और ये कांस्टेंट है इसका 0 और 0 का 0, ये रहा। तो जो dy/dt है, हमें इसको निकालना होता है। तो ये हो गया 20 dt/dt 1 हो गया, ये तो गया अवकलन 1, और ये बराबर 0.5, और ये हो गया dy/dt। तो ये dy/dt ही y अक्ष पे चाल है, x अक्ष पे dx/dt, dy/dt, dz/dt, जो भी। तो ये होगी y, और ये y कैसा आया? v कैसा आया? ये आया 20/0.5, और यहाँ पे 20/0.5, इसका मतलब देखिए यहाँ पे x y किस में है? सेंटीमीटर में। समय किस में है? सेकंड में। तो किस में आएगी ये चाल? ठीक, कितना करें इसको?
यहाँ 0 करते हैं, यहाँ काटते हैं, 40, तो कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चाहो तो इसे मीटर में बना के लिख सकते हो। देखो ये चाल पॉजिटिव आई, कैसी चाल आई, 40 कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो तरंग किस दिशा में चल रही है, यहाँ लिख देते हैं कि तरंग प्लस वाई दिशा में चल रही है, दिशा में चल रही है, क्योंकि ये वैल्यू डी वाई बाई डी टी कैसा आया, डी वाई बाई डी टी कैसा आया, प्लस में आया, तो किस दिशा में चल रही है, प्लस वाई दिशा में चल रही है। अगर ये माइनस में आता तो माइनस में चलती, हो सकता है आगे आ जाए। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या करना है, बिल्कुल यही चीज़ लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, चलो लिख के देखो, 50x माइनस 10t माइनस पाई बाई 3, उठा के इसको 0 कर लो, 50 dx बाई डी टी माइनस 10 dt बाई डी टी, और ये पाई बाई 3 0 और ये 0, ये तो अचर है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो dx बाई डी टी प्राप्त हो गया तुम्हें, ये हो गया 10/50 यानी 0.2, ये आ गया किस में, एक्स वाई किस में है, मीटर में है, समय किस में है, सेकंड में है, तो चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में। ये भी प्लस में आई, तो तरंग किस तरफ गतिमान है, एक्स में। dx बाई डी टी आया कि नहीं, तो कौन सी दिशा में जा रही है, dx बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पर गति कर रही है, और चाल पॉजिटिव आई धनात्मक आई, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गति कर रही है, और मीटर पर सेकंड यानी मान आ गया। तो कितना आ गया, तरंग जो है प्लस एक्स दिशा में गतिमान है। कंफर्म हुआ, ठीक है। अभी जो आगे वाला है यार, ये तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पहले माइनस लिखा मैंने, दैट डोंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं था। देखो यहाँ 2 से पहले क्या था, प्लस, यहाँ क्या था, प्लस, यहाँ क्या था, कोस, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ क्या था, साइन, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। यह माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 है, इससे कोई मतलब नहीं। साइन है, इससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब किससे, तरंग की चाल के लिए मतलब इस चीज़ से है। ठीक, तो इसे लिख देते हैं। तो समझ रहे हैं बात को, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें गड़बड़ करती हैं। चलिए तो लिख लेते हैं 0.003 z प्लस 20t प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। अब इसका अवकलन कर देते हैं। तो 0.003 dz बाई dt प्लस देखो 20 dt बाई dt, और ये 0, ये भी 0, इन दोनों का अवकलन 0, पाई बाई 4 का अवकलन भी 0, 0 का भी 0। ठीक हो गया। अब बन जाओगे तुम सुपरस्टार और हीरो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, चाल निकालने का टेंशन ख़त्म। ठीक, चलिए अब आ गया 0.003, ये क्या है, dz बाई dt, यही वो चाल है, एक्स जेड एक्स पे चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कुछ गड़बड़ हो गई, ये -20 आ गया, तो ये dz बाई dt माइनस में आ गया -20/0.003, किस में, मिलीमीटर में, और समय सेकंड में। तो क्या बनेगी यूनिट, मिलीमीटर प्रति सेकंड। अब देखो माइनस आ गया, इसका मतलब तरंग कौन से अक्ष पे चल रही है, जेड अक्ष पे, ये तो पक्की बात हो गई। dz बाई dt आया, माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस जेड दिशा में गतिमान है। तो यहाँ लिख दिया, देखो तरंग माइनस जेड दिशा में गतिमान है। ठीक, तो मतलब समीकरण से तरंग की चाल निकालना भी उतना आसान नहीं है, उसका भी एक सिस्टम है, कहाँ किस चीज़ को पकड़ना है। ठीक है, फाइनल हो गया। तो तरंग की चाल आ गई। अब देखो तरंग की चाल निकली, दैट इज की एक आसान सा उदाहरण है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी चाहे उसे कर देंगे फटाफट हम। अब इन तरंगों में जब प्रारंभिक कला है, हम उसकी बात करते हैं।
कि तरंगों में प्रारंभिक कला क्या है। क्योंकि प्रारंभिक कला क्या है सर, इनिशियल फेज क्या है, यहाँ लिखा है -π/3, यहाँ लिखा है π/4, यहाँ लिखा है माइनस का, देखो ये यहाँ लिखा है, ये कॉस लिखा है, यहाँ ये साइन लिखा है, आयाम लिखा है, दैट इज सबसे। अब फोकस कर रहे हैं प्रारंभिक कला के बारे में। तो अब क्या बता रहे हैं, अब बता रहे हैं प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला क्या बोले इसमें, इसको 5 बोल देते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल फेज, इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। दैट वेरी सिंपल। अब देखते हैं प्रारंभिक कला। अब देखते हैं तुमने क्या खोज की है इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा है। देखते हैं तुम प्रारंभिक कला बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। एक होता है भाई नोट्स पढ़ते हैं, यार नोट बाद में पढ़ा करो तुम लोग ना, नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़ा करो ज़्यादा, नोट्स वोट बाद की बात है, वीडियो अच्छे से देखा करो पहले, ठीक। टीचर की जान, उसकी ताकत उसकी क्लास में होती है, नोट्स तो फिर बना ही देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब ये प्रारंभिक कला, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण क्या है तरंग का। तो मानक समीकरण जो होता है तरंग का, अगर उसमें देखें तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मानक समीकरण ऐसे लिखा जाता है, ये y = a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ऐसे लिखा जाता है मानक समीकरण, ठीक। यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिखा जाता है, साइन लिखा जाता है, यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस होता है, ये होता है। यानी साइन हो पहले प्लस हो और आगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई हो, डज नॉट मैटर। यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी लिखा जा सकता है, डज नॉट मैटर, इनमें कोई भी हो। कुल मिला के यहाँ का माइनस हटा हुआ होना चाहिए, आगे ये हो या ये हो, डज नॉट मैटर, कोस नहीं होना चाहिए, साइन हो, साइन से पहले माइनस ना हो समीकरण में, ठीक। अब देखो मान लो इसमें माइनस लगा दूंगा तो ओमेगा टी माइनस के, तो माइनस की कला हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, वो प्लस में आनी चाहिए। कुल मिला के हम उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा ये होता है कि हम इसी समीकरण के हिसाब से बता देते हैं, ये समीकरण है हमारा, हम इसी के हिसाब से बता देते हैं, यानी इसको हम मानक समीकरण मान के चलते हैं और बता देते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ, मानक समीकरण इसी को मान लूँ, ठीक। यहाँ देखो ज़रा, ये मानक समीकरण है, ओमेगा टी माइनस के वाई है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, कला लिखी हुई है, तो यहाँ पे सीधे सीधे उत्तर हो गया मेरा 5 = π/3, ये मेरा उत्तर हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉस है और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ये भी हो सकता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी कर सकते हैं और ओमेगा टी माइनस के एक्स भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोस नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बदल लेता हूँ, y = 0.02 और साइन लगा देता हूँ। अगर साइन को कोस पे ले जाना हो तो क्या करते हैं, सिंपली उसमें ये तो पहले से ही है, देखो π/2 और जोड़ देते हैं, 90 जोड़ देते हैं, लो हो गया। साइन में इसमें अगर 90 जोड़ दूँ तो ये कॉस बन जाता है, इसका मतलब साइन के पदों में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये कॉस था, कॉस के बाद माइनस नहीं था, माइनस होता तो फिर मैं माइनस को अंदर डाल देता और यहाँ का साइन का माइनस हटा देता, उससे मेरे ये नंबर बदल जाते, मुझे फेज नज़र आ जाती वहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, आगे वाले में है वो समस्या, उसे ठीक कर देंगे हम, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये नंबर है और ये कॉस है, बस मुझे इस कॉस को हटाना है बस। तो मैं क्या करूँ, साइन में 90 जोड़ के लिख दूंगा और मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो देखो कितना कोण आ रहा है, 0.02 साइन 50x माइनस 10t, और ये देखो कितना बनेगा, -π/6 प्लस का π/6 बनेगा। सॉल्व कर लो, π/2 और π/3 का लघुत्तम लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, π/6 आ गया।
सिंपल समीकरण हो गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा टी माइनस के एक्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मान्य समीकरण होते हैं। ये क्या है, पाई/6। तो कितना आ गया इसमें उत्तर, इसमें आ गया फाई इक्वल टू पाई/6। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, डन हो गया। चलिए, तो इसका उत्तर जो है लिख दिया हमने, इसका उत्तर आ गया पाई/6। लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली क्या प्रॉब्लम है, ये माइनस है, इसको अंदर डाल दो। तो ऐसे लिख दो, x इक्वल टू 5 साइन, ये माइनस अंदर जाएगा अगर, ठीक, तो सबको माइनस कर देगा, ये सबको माइनस कर देगा, टोटल माइनस कर देगा ये। तो हो जाएगा साइन माइनस 0.003 z माइनस 20t माइनस पाई/4। ठीक, अब देखो डज नॉट मैटर कि ये दोनों प्लस में हैं कि माइनस में हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं, ये दोनों डायरेक्शन बताते हैं। अभी अभी देखा था कि नेगेटिव जेड एक्सिस पे चल रही है, ये डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों डायरेक्शन ही बताते हैं, तरंग की गति की दिशा, फर्क पड़ता है इससे। तो देखो प्लस के बजाय माइनस हो गया, यहाँ का माइनस अंदर डाल दिया, तो कितना फेज आ गया, -पाई/4। ये आंसर हो गया। ठीक, -पाई/4 का फेज आ गया, लिख दो इसी को। तो कुल मिला के बाहर का साइन प्लस में करना है, कोस है तो साइन बदल लेना है, अंदर हो जाएगा सब कुछ ठीक। ओके, सारी चीज़ें समझ में आ गई। डज नॉट मैटर कि फेज निकालना आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो यानी समीकरण से क्या क्या निकाला तुमने, प्रारंभिक कला निकाली और तरंग की चाल निकाली और उसके चलने की दिशा निकाली, ये चीज़ें तुमने समीकरण से निकाली हैं। अब तरंग की चाल लिखते हैं, माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है, माध्यम में तरंग की चाल। उसके बाद फिर छोटे मोटे उदाहरण हैं एक दो, वो कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जो उदाहरण हैं पाठ्य पुस्तक में, फिर वो करेंगे। तरंग की चाल, ओके। तो सबसे पहले कौन सा माध्यम ले लिया जाए तरंग की चाल के लिए। अब देखो तरंग की चाल कहाँ कहाँ अलग अलग सूत्रों द्वारा परिभाषित होती है। सबसे पहले द्रवों में, ठोसों में, तनी हुई डोरियों में और गैसों में, यानी आदर्श गैसों में। यानी गैस को क्या मान लेंगे, आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैसों में लिख देता हूँ, बाद की बात है। ये तीन चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेन फंडा किस पे, द्रवों में, ठोसों में, ठीक, और आदर्श गैसों में। ठोसों में आप क्या लेते हैं, छड़, कोई धातु की छड़ या मेटल की छड़। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं छड़ में, छड़ में, ठीक। इसके अलावा अगर ये छड़ नहीं है, लंबाई के अनुदिश नहीं है, आयतन में फैली है, तो उसमें भी ठोसों में दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, आयतन में भी निकलती है, दोनों निकाल के बता दूंगा आपको मैं। तो कुल मिलाकर कितनी वैरायटी होगी, देखो, एक ये, दो इसमें लंबाई के अनुदिश छड़ में या पूरे आयतन में, तनी हुई डोरियों में तो 1 2 3 और 1 4, और आदर्श गैसों में 5। तो कुल मिला के 4-5 चीज़ें हो गई, है ना। चलिए पहला सवाल लेते हैं द्रवों में या किसी भी माध्यम में। तो न्यूटन का एक सूत्र है, न्यूटन का सूत्र, ठीक। किसी भी माध्यम में तरंग की चाल, किसी भी माध्यम में तरंग की चाल, इधर साहब ये सूत्र है हमारे पास, एक E/d, किसी भी माध्यम में तरंग की चाल, किसी भी माध्यम में तरंग की चाल, ये सूत्र है हमारे पास, जहाँ E जो है
माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक और d माध्यम का घनत्व। किसी भी माध्यम में ये चाल है, बट ये फॉर्मूला क्या है कि बहुत पुराना है। ये फॉर्मूला क्या है कि बहुत पुराना है। तो जहाँ जहाँ पर मतलब ये लग सकेगा, जहाँ जहाँ पर ये प्रत्यास्था गुणांक परिभाषित होंगे, वहाँ वहाँ पर ये बात फिट बैठेगी। ठीक, जहाँ जहाँ पर ये नहीं लगेंगे और चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस सूत्र को थोड़ा सा बदला जाएगा। ठीक, अब ये बात आई, न्यूटन का सूत्र ये है। ठीक, अब द्रवों में अगर मैं इसे लगा दूँ तो ये लागू हो जाएगा, गैसों में लागू नहीं होगा, ठोसों में ये लागू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, दो जगह ये लागू हो जाएगा। देखो, द्रवों में क्या होगी तरंग की चाल, E बाई डी। ठीक, E द्रवों में प्रत्यास्थता गुणांक परिभाषित हो जाएगा। इसे बोलते थे बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस होता है उसे बोला करते थे। वहाँ पर हम इसको B के नाम से जानते थे। ये लग गया, देखो B, यानी द्रवों का जो प्रत्यास्थता गुणांक था, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बोला करते थे इसको, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बोलते थे इसको। तो द्रवों में लग जाएगा। उसके बाद ठोसों में लग जाएगा, ये होता था दृढ़ता गुणांक। ये क्या था, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, ये भी निकाला था तुमने प्रत्यास्थता, जब गए प्रत्यास्थता के चैप्टर में गए थे ठोसों के यांत्रिक गुणों में, तो तुमने ये भी निकाल दिया था, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अब ये क्या है, B आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और ये D क्या है, ये है घनत्व। D जो है वो क्या है, वो है घनत्व। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे ईटा क्या है, ये इसे बोलते हैं ईटा, ये है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे भी निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें दो बातों पे ये फॉर्मूला सेट है। ठीक, दोनों में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में कैसे, कि जब तरंग का फैलाव या तरंग का पसारा पूरे में होता है, पूरे माध्यम में होता है, तब ये सूत्र काम कर देता है। और इन दोनों में पूरे में होता है। इसमें माध्यम की जो बाउंड्री है, माध्यम की जो परिसीमा है, वो इसमें कोई मायने नहीं रखती। अब मान लीजिए पानी की बात करूं, पानी में तरंग संचरण। ठीक, अब पानी में तरंग संचरण कहाँ पर है, निर्भर करता है कि साहब एक पानी जो है हमने भर रखा है, ये पानी की सतह है, पानी की सतह है ना। कॉन्सेप्ट यहीं पर है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। पानी की सतह, ये पानी की सतह है और साहब ये इसमें पानी भरा हुआ है। थोड़ा पानी का रंग बना देता हूँ ना साहब, ये पानी जो है इसमें भरा हुआ है, ऐसे ये पानी भरा हुआ मान लीजिए, ये देखिए, सपोज ये पानी है, इस पे लिख देते हैं पानी। पानी पानी रे पानी रे पानी, ओ पानी। हाँ, ये पानी है, वाटर, जल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, पानी मत लिखो यार, इसको लिख दो जल। ये लो, ये जल है मान लो। ठीक, ऊपर भी लिख दो जल की सतह है, ये लो पानी जल। समझ में आ गई बात, जो चाहे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बिजली भाषा में हम उसको जल लिखते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ इसमें तरंग उत्पन्न करता हूँ, किसी तरीके से पानी हिलाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ कोई तरंग उत्पन्न करता हूँ, दो तरह की तरंगें होती हैं, एक सतह में जाती है आगे को, एक नीचे को जाती है। ठीक, ये तरंग कहाँ है, ये तरंग है
सतह में। तो ये जो तरंग है जो इधर को जा रही है ये है अनुप्रस्थ, और जो नीचे को जा रही ये है अनुदैर्ध्य। यहाँ पे मैंने एक पत्थर डाल दिया, ये है पत्थर ऐसे, और तरंग बन गई। तो नीचे की तरफ जा रही है तो पूरे आयतन में इसका फैलाव है, जो नीचे की तरफ जा रही है वो पूरे में फैल जाएगी। ठीक, तो उसके लिए ये सूत्र है, इसके लिए ये सूत्र है। समझ रहे बात को? इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें बाउंड्री है। देखो नीचे पानी है, ऊपर वायु है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक त्वरण भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी कोई जल की सतह में जो अनुप्रस्थ तरंग चलेगी इसकी चाल बहुत कम होती है सामान्यतया। ठीक, कोई सुनामी वगैरह आ जाए अलग बात है, नहीं तो इसकी चाल बहुत ही कम होती है। लेकिन इसकी जो चाल होती है पानी में ये बहुत होती है, 1500 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तरंग चलती है। समुद्र में जो पानी में से पानी को सिग्नल भेजते हैं पनडुब्बी वाले, समुद्र में जो नीचे पनडुब्बी में रहते हैं, ये बहुत तेज़ चलती है। ठीक, तो समझ रहे होंगे कि फार्मूला ये वाला इसके लिए है, अनुदैर्ध्य तरंग पर सीधे सीधे लग जाता है ये वाला। यानी अगर मैं पानी में तरंग की चाल जानना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे पानी का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक चाहिए होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ जो है वाटर। ठीक, अब इसके बाद ठोसों की बात करता हूँ मैं। ठीक, तो समझ गया कि द्रवों के अंदर जो है जब कोई तरंग चलेगी तो उस पर ये सूत्र लगेगा। ठीक, अब आई दृढ़ता गुणांक की बात। दृढ़ता गुणांक में जैसे मान लीजिए आप एक जो है एक लोहे का बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है मान लीजिए, ये धातु का टुकड़ा, इसे कह सकते हैं धातु का टुकड़ा। ठीक, अभी धातु के टुकड़े में अगर आप इधर से कोई हथौड़ा मार देते हैं, सपोज करिए धातु के टुकड़े में हथौड़ा मार देते हैं आप, तो इसमें तरंग आयतन में फैलनी चाहिए, पूरे आयतन में फैल जाती है, तो यहाँ पे ये लग जाता है। बात समझ रहे होंगे? सिर्फ लंबाई में नहीं, आयतन में। धातु का टुकड़ा उसके पूरे आयतन में फैल के चले तो ये सूत्र लग जाता है। ठीक, अब बात ये आ रही है कि पूरे आयतन में पसारा हो, पूरी आयतन में फैल रही हो ऊर्जा, तो ये दोनों लग जाते हैं। और तरंग कैसी होती है हमने बता रखा है, इसके अंदर जो तरंग चलेगी वो अनुदैर्ध्य तरंग ही चलेगी। ठीक, यानी सीधे सीधे फॉर्मूला माध्यम के अंदर है, चाहे ठोसों में जा रही हो, चाहे जल में जा रही हो, द्रवों में जा रही हो, और अनुदैर्ध्य तरंग पर है। तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल इस तय हो गई, लग गया सीधे सीधे। ओके डन, अब आगे चलते हैं। अब आई बात, अगर कोई छड़ है, धातु की छड़ या कोई छड़ है मान लीजिए जिसमें प्रत्यास्थता हो, धातुओं में प्रत्यास्थता होती है, ऐसे तो हम ये भी बोल देते हैं कि रबड़ में प्रत्यास्थता होती है, बट वो एक टेम्परेरी काम चलाऊ प्रत्यास्थता है। प्रत्यास्थता गुणांक वास्तव में धातुओं में ही होते हैं, जैसे लोहे की छड़, स्टील की छड़, इन सब चीज़ों में होते हैं। तो धातु छड़ बोल देते हैं, धातु छड़ में तरंग की चाल। तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, अगर छड़ को देखें थोड़ा सा, तो छड़ की लंबाई होती है, बेसिकली छड़ की लंबाई होती है। ये बना दी मैंने धातु छड़। ठीक, ये धातु छड़ में मान लीजिए मैं इधर से इसमें कोई हथौड़ा मार देता हूँ। ठीक, इधर से मारूँ या इधर से मारूँ, डज नॉट मैटर, कहीं से भी मार दूँ इसमें। एक तरफ से मैं हथौड़ा मार के इसमें तरंग देखता हूँ किस चाल से चलेगी।
मैंने थोड़ा यहाँ से मार दिया टॉक, नीचे से मार दिया टॉक, कहीं से भी मार दिया थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा का फैलाव है वो आयतन में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयतन बहुत फैला हुआ नहीं है। ये छड़ जो फैली हुई है ये लंबाई में फैली हुई है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ वो प्रत्यास्थता गुणांक लगेगा जो लंबाई के हिसाब से हो, जो लंबाई में विकृति पैदा करता हो, आयतन में नहीं। तो कौन सा हो गया, इसमें चाल कितनी आ जाएगी, v, कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक लगेगा, y/d। y क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा होगा तुमने, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तुमने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे कैसा लगेगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का इस्तेमाल होगा, ठीक। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ लग गया, मालूम है, आपने दे दिया। अगर मान लीजिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं दे रखा, सपोज कीजिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं दे रखा, तो एक सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने का, ये होता है F/A डेल्टा LL, ये होता है। देखो इसे क्या कहते हैं, प्रतिबल। ये क्या हो गया, ये होता है प्रतिबल, और ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला, ये हो गया A। लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, मान लीजिए कोई बल लगाया गया है ना, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो वो ये डेल्टा L होता है, जिसे तुम अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हो। और L क्या है, इसकी पूरी लंबाई है। देखो ये लंबाई हो गई, सिंपल, ये तो पक्का पता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं पता है मान लो छड़ का, ठीक, तो अपन क्या लगाते हैं, यहाँ से निकाल के भी उसको लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे, है ना, कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो ये लंबाई के अनुरूप धातु की छड़ जिनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक परिभाषित होता है, उसमें तरंग की चाल ये है। ये मालूम नहीं है तो इससे चल सकता है काम, ठीक। चलिए तो समझ रहे हैं फार्मूला किन किन चीज़ों पर कैसे काम करता है। अब आई बात आदर्श गैसों में, इसमें देख लेते हैं, आदर्श गैसों में देख लेते हैं। यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक, आदर्श गैसों में। तो आदर्श गैसों में जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो कितना है, वो द्रवों की तरह परिभाषित हो जाता है, वो होता है दाब के बराबर, दाब के बराबर। देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है PV = nRT, ये भी होता है। अब PV nRT, n यानी मास अपॉन मोलर मास, ये भी होता है ऐसे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोलों की संख्या कितनी होती है, मास अपॉन मोलर मास, ये भी होता है। अब अगर मैं इस मास को के नीचे वॉल्यूम को ले जाऊं तो P ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, और RT/m ये हो गया मोलर मास, यानी किसी भी गैस का अणु भार ये है। उसमें कितना द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान बटा आयतन क्या बनेगा, गैस का घनत्व बनेगा। तो P/D ये हो गया RT/m, यानी दाब बटे घनत्व ये हो गया। अब सवाल ये है कि जो दाब है दरअसल ये किसके बराबर लिया जाता है आदर्श गैसों में, यही होता है प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर। तो यानी गैसों में चाल हो गई V, इसको लिख सकते हैं P/D, और इधर कर सकते हैं इसको RT/m, जहाँ T क्या है, T क्या है, T है परम ताप, परम ताप। और ये द्रव्यमान जो लगा है अणुभार, ये किलोग्राम में लगता है, इसको ग्राम में नहीं लगाना, जनरली ये ग्राम में होता है। मान लीजिए मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन का 1 मोल है साहब, तो कितना होगा, हम कहते हैं साहब ये तो 28 ग्राम होगा, तो ये नहीं लगना, ये लगेगा 28 × 10⁻³ देखो किलोग्राम में बदल के लगेगा। ये m की वजह लगेगी नाइट्रोजन के लिए लगाओगे तो समझ गए होंगे कि यहाँ मात्रक का गड़बड़ नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है।
सर आप हर चैप्टर में यही बोलते हो। बड़ा बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। देखो, अगर तुम पढ़ रहे हो पूरा फुल कोर्स में हो तो तुम फिजिक्स मेरा तभी पढ़ सकते हो जब तुम पूरे पढ़ने वाले हो। छोटे मोटे वीडियो देखना, टाइम पास करना, घूमना फिरना, ये सब तो यूट्यूब पे चलता है। इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोग सब पढ़ने वाले हो। ओके डन। चलिए अब आगे बढ़े। आर क्या है? आदर्श गैसों का नियतांक है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी तुम्हें पता है। कुल मिला के हो गया। तो ये फार्मूला जो आता है बेसिकली ये न्यूटन के अनुसार आता है, यानी ये न्यूटन के अनुसार है, न्यूटन के अनुसार है। और इसमें हम ये मान लेते हैं कि साहब जब तरंग चलती है तापमान नहीं बदलता गैसों में, लेकिन तरंग की चाल गैसों में ज़्यादा होती है, तो हम उसे एक रुद्धोष्म प्रक्रम मान के चलें तो उत्तर हमारे ज़्यादा सही आते हैं। तो हम क्या करें कि साहब न्यूटन के फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, न्यूटन के फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। क्योंकि कैसा प्रक्रम है? समतापीय नहीं है बल्कि रुद्धोष्म है। यानी गैस दबेगी खुलेगी, मान लीजिए मेरी आवाज़ जा रही है तो वायु दब रही है खुल रही है, तो थोड़ा तापमान का परिवर्तन भी होता है और इतनी जल्दी ऊष्मा का लेन देन नहीं होता। तो रुद्धोष्म प्रक्रम कह रहा है भाई ऊष्मा का लेन देन नहीं हो रहा है, तापमान घट बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ ये मत लगाओ आप। फिर क्या लगाते हैं? फिर लगाते हैं लाप्लास के अकॉर्डिंग, लाप्लास शुद्धिकरण, लाप्लास करेक्शन बोल देते हैं, लाप्लास करेक्शन, लाप्लास करेक्शन। यानी लाप्लास ने इस सूत्र को थोड़ा ठीक किया, समतापीय नहीं बल्कि रुद्धोष्म के हिसाब से किया। तो उस केस में इन्होंने बदल दिया थोड़ा सा मामला। ये हो गया गामा आर टी बाई एम। ठीक है, जो गामा है तुम जानते हो, ये गामा होता है सी पी बाई सी वी। आदर्श गैस की दाब पर, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर सी वी होती है, इनका जो अनुपात होता है इसे गामा बोल देते हैं। तो ये चीज़ जो है सही कर दी गई। यानी अब अगर हम अपने आंकिक प्रश्न करेंगे तो इस सूत्र से करेंगे। यानी गैसों में अगर हमें चाल चाहिए, तरंग की चाल, तो गैसों में चाल क्या होती है? ध्वनि होती है, ध्वनि, साउंड। ठीक, तो फिर क्या हो गया? ध्वनि की चाल हो गई, साउंड की चाल हो गई। अनुदैर्ध्य तरंग होती है, हमने विचार किया हुआ अच्छे से, उसकी चाल इस सूत्र से निकलती है। यानी तापमान कितना है, किस गैस में जा रहे हैं, उसका मोलर या अणुभार कितना है, सी पी बाई सी वी क्या है, आदर्श गैस क्या है। तो आदर्श गैस मानकर ये लगभग जो उत्तर देता है ये सही उत्तर देता है। यानी इस सूत्र से ज़्यादा शुद्धता है इस सूत्र के अंदर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम ध्वनि की चाल निकालते हैं, ध्वनि की चाल कितनी होती है? अगर हम देखें, नापें उसको, ये होती है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर हम इस सूत्र से निकाल लें ध्वनि की चाल, इस सूत्र से निकालें अगर ध्वनि की चाल, तो कितनी हो जाएगी? ये आती है लगभग 321 मीटर प्रति सेकंड। तो शुद्धता हो गई। इससे निकालेंगे तो और कम आएगी, इससे भी कम आएगी इससे निकालेंगे तो, क्योंकि देखिए ये नंबर 1 से बड़ा होता है, थोड़ा मान बढ़ेगा, तो इससे कम है, 311 बार आ जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के इसमें ज़्यादा शुद्धता है, ये सूत्र इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आ जाते हैं फटाफट, क्लिक कर दो वीडियो अगले वाला। ठीक है।